Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's video, we are going to discuss the function of criticism at present time by Mathew Arnold. लिटरेरी क्रिटिसिज्म के हवाले से ये वर्क है, उसका एक ऐसे है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैथ्यू आर्नल्ड कौन था। मैथ्यू आर्नल्ड पोइट भी था, क्रिटिक भी था, जो कि पैदा हुआ था क्रिसमस ईव 1822 में। अब अगर सब्जेक्ट और थीम देखें उसके वर्क्स का, चाहे वो पोइम्स हों या लिटरेरी उसके वर्क्स हों क्रिटिसिज्म के हवाले से, उसके अंदर वो क्लासिकल अप्रोच है उसके वर्क्स की। उसको एक क्लासिकल क्रिटिक कहा जाता है, जिस तरह टी.एस. इलियट को कहा जाता था। अब एंशियंट वर्क्स को वो बहुत अच्छा मानता है। ग्रैंड स्टाइल जो उस वक़्त के राइटर्स का था, उनकी कहता है कि बहुत अप्रोच मास्टर थी और उनको फॉलो करना चाहिए आज के भी पोइट्स को, आज के क्रिटिक्स को। यानी कि जो क्लासिकल वर्क्स हैं, जो एंशियंट वर्क्स हैं, उनको बहुत प्रेज करता था, उन राइटर्स को बहुत मानता था और उन्हीं के वर्क को ये भी फॉलो करता था। अगर हम स्पेसिफिक देखें द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम के हवाले से, तो ये पब्लिश हुआ था 1864 में नेशनल रिव्यू में, और फिर नेक्स्ट ईयर ये पब्लिश हुआ था उसकी एसेज की कलेक्शन एसेज इन क्रिटिसिज्म के अंदर। सबसे पहले अगर टाइटल की बात करें तो टाइटल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम, यानी कि हमने देखना है कि ये जो वर्क लिखा गया था वो उस वक़्त के हवाले से लिखा गया था। प्रेजेंट टाइम यानी कि मैथ्यू आर्नल्ड का जो प्रेजेंट टाइम था उसके अंदर उसके हवाले से हमने फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म को देखना है। अब सबसे पहले हम ये देखना है, जब हम इसको स्टडी कर रहे होते हैं, कि उस वक़्त का क्या पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिकल सिचुएशंस थी, ये समझने की हमें ज़रूरत है। फिर हमें पता चलेगा कि ये उसने किस तनाजुर में लिखा था। उस वक़्त की अगर हम बात करें तो जो मिडिल क्लास थी वो सबसे ज़्यादा उसमें ख़राबी पैदा हुई थी। मटीरियलिज़म की तरफ बहुत ज़्यादा थी, मॉरल वैल्यूज़ बहुत लो थे। और इसने सोचा आर्नल्ड ने कि मेरा ये मिशन है। उसने अपना ये मिशन बनाया कि मैंने स्पेसिफिक इस क्लास को सिविलाइज करना है, मटीरियलिज़म से इन्हें वापस लेके आना है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और इनके मॉरल वैल्यूज़ को भी सेट करना है। उसने अपना ये पर्पस सेट कर लिया और उसने बोला कि मैंने ये क्रिटिसिज्म के ज़रिए करना है। कल्चरल फंक्शन टू क्रिटिसिज्म उसने अपनी एक मुहिम कह सकते हैं असाइन की, जिसको उसने चलाया। अब आर्नल्ड का ने क्रिटिसिज्म का तरीका क्यों अपनाया? लोगों की सिविलाइज करने के लिए, उनको बेहतरी की तरफ लाने के लिए फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म क्या है, फंक्शन ही क्यों, क्रिटिसिज्म ही उसने क्यों चुना? वो कहता है कि जितने भी वर्क्स हैं, जितना भी लिटरेचर है फ्रांस में, जर्मनी में, यूरोप में, उसमें जो सबसे ज़्यादा एफर्ट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, जो सबसे ज़्यादा ऊपर चलने वाला जेनरा है, वो है क्रिटिसिज्म का। और क्रिटिसिज्म ही वो चीज़ है जो तमाम बाकी ब्रांचेस को, तमाम बाकी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज को कवर करती है। चाहे वो थियोलॉजी हो, फिलासफी हो, हिस्ट्री हो, आर्ट हो, साइंस हो, सब की तान आके टूटती है क्रिटिसिज्म के ऊपर। यानी कि क्रिटिसिज्म तमाम डोमेन्स को स्टडी करता है और तमाम के बारे में हमें इतने सालों से, लास्ट मैनी ईयर्स से मवाद फराहम कर रहा है। इसलिए उसने क्रिटिसिज्म का जो जेंडा है उसको चुना अपने मकसद के लिए, सिविलाइज करने के लिए सोसाइटी को, स्पेशली मिडिल क्लास ऑफ इंग्लैंड जिसमें बिगाड़ पैदा होता हुआ उसे नज़र आ रहा था। अब बहुत सारे लोग थे जिन्होंने डिसएग्री किया इसके व्यू से कि क्रिटिसिज्म एक स्पिरिट चीज़ है। क्रिटिसिज्म को उसने इतनी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंस दे दी कि उसको तमाम ब्रांचेस ऑफ नॉलेज के ऊपर फोकियत दे दी, जिसमें वर्ड्सवर्थ का बहुत बड़ा नाम है। और वो कहता है कि जो क्रिएटिव फैकल्टी है वो ज़्यादा अहम है। अब क्रिएटिव फैकल्टी क्या है? क्रिएटिव फैकल्टी ये है कि जो किसी भी वक्त में, किसी भी दौर में खुद वर्क क्रिएट किया जाता है, चाहे वो किसी भी जानना से हो, पोइट्री से हो, ड्रामा से हो, नावल से हो। और जो क्रिटिसिज्म है उसमें किसी एग्जिस्टिंग वर्क के ऊपर हम क्रिटिसाइज उसको करते हैं। उसके अंदर से क्रिटिसिज्म का भी मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ तनकीद और बुरी चीज़ें निकाल दी हैं, मतलब उसके अंदर से एक मुकम्मल उसमें अंदर क्या बात की गई है, निचोड़ उसका क्या है, वो उसके अंदर बयान किया जाता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। वो आगे से क्रिटिसिज्म की किस्म में आ जाता है कि उसकी कौन सी किस्म से ये ताल्लुक़ रखता है जो उसने लिखा है। अब क्रिटिसिज्म और क्रिएटिव राइटिंग में हमें डिफरेंस पता चल गया। वर्ड्सवर्थ का ये कहना था कि जो क्रिएटिव फैकल्टी है, जो क्रिएटिव आर्ट है, जो खुद इंसान प्रोड्यूस करता है, वो ज़्यादा सुपीरियर होता है, वो ज़्यादा अहम होता है। ये क्या तरीका हुआ कि पहले से लिखे गए वर्क के ऊपर आपने क्रिटिकल व्यूज़ दे के अपना वर्क छाप दिया, और ये कोई अच्छी बात नहीं होती। वो कहते हैं जितना टाइम उस पर वेस्ट किया जाता है, ये वर्ड्सवर्थ के व्यूज़ हम पढ़ रहे हैं कि जितना टाइम उस पर वेस्ट किया जाता है, जितनी एनर्जी दूसरों का वर्क पढ़ के और फिर उसके ऊपर व्यूज़ देने में सर्व की जाती है, बेहतर है कि इतनी देर में एक नया अपना क्रिटिकल और क्रिएटिव वर्क तैयार कर लिया जाए।
और इसमें टाइम भी लगता है, इसमें एनर्जी भी लगती है। इसके अलावा जितना भी आप क्रिटिकल एक हाई फाई वर्क तैयार कर लें, वो कभी भी एक क्रिएटिव वर्क के बराबर नहीं हो सकता, चाहे वो लो रैंक का ही हो। इससे ऑफ कोर्स डिसएग्री करता है मैथ्यू आर्नल्ड, वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है। क्रिटिसिज्म अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि ये क्रिएटिव एक्टिविटी से कम हो। अब वो क्यों कहता है, आर्नल्ड किस बुनियाद पे ये कहता है? वो कहता है जितनी हैप्पीनेस और चार्म और ब्यूटी हमें फ्राहम करती है क्रिएटिव राइटिंग, उतनी ही क्रिटिकल राइटिंग भी फ्राहम करती है। और फिर वो कहते हैं कि हर दौर में ऐसा नहीं हो सकता कि हर एज के अंदर उतनी ही क्रिएटिविटी मौजूद हो। एलिजाबेथन एज, शेक्सपियर, सोफोक्लिस, होमर, वर्जिल, इसने जिस तरह का लिखा, हर दौर में वैसे ही क्रिएटिव माइंड के लोग हों और वैसे ही क्रिएटिव हमें वर्क्स फ्राहम करें, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बजाय कि लो रैंक का क्रिएटिव वर्क हम बनाएं, बेहतर है कि जो पहले से एग्जिस्टिंग मटेरियल हमारे पास मौजूद है उसके ऊपर क्रिटिकल व्यू दे के एक अच्छा वर्क हम तैयार करने की कोशिश करें। फिर वो कहता है कि क्रिएटिव राइटिंग के लिए ज़रूरी है एक एटमॉस्फेयर अच्छा हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, आइडियाज़ मौजूद हों कि कौन से आइडियाज़ के ऊपर हमने काम करना है क्रिएटिव राइटिंग के अंदर। वो कहता है ये आइडियाज़, ये इन्वायरमेंट, ये एटमॉस्फेयर हमें फ्राहम करते हैं फिलासफर्स, क्रिटिक्स। इनका काम है आइडियाज़ फ्राहम करना। जो शेक्सपियर और सोफोक्लिस ने इतने अच्छे अच्छे मास्टरपीस हमें फ्राहम किए, वो उनके एटमॉस्फेयर की वजह से था, उनके एनवायरनमेंट की वजह से था। उनके पास आइडियाज़ मौजूद थे जो कि क्रिटिक्स और फिलासफर्स की फ्राहम करता थे। इसलिए क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव आर्ट, क्रिएटिव एफर्ट, क्रिएटिव फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्रिटिकल जो व्यूज़ हैं, क्रिटिकल फिक्री, क्रिटिकल एफर्ट, ये भी ज़रूरी है एक क्रिएटिव राइटिंग, एक क्रिएटिव आर्ट को बनाने के लिए। क्रिएटिव आर्ट को बनाने के लिए क्रिटिकल व्यूज़ जो हैं वो अहम किरदार अदा करते हैं। अब ये तो हो गया थोड़ा सा उसका बाकियों के साथ कंट्रास्ट, कि अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि वर्ड्सवर्थ और या कोई भी बाकी जो इसके खिलाफ थे इस व्यूज़ के, उनके साथ कैसे डिफरेंस है वो बयान कर दे। अब इसी लिहाज से अगर हम देखें प्रेजेंट में क्या वो बात करता था, प्रेजेंट यानी कि मैथ्यू आर्नल्ड का प्रेजेंट, इस हवाले से वो बयान करता था कि जो अर्ली 19th सेंचुरी थी वो इतनी ज़्यादा उसका एटमॉस्फेयर उस तरह का नहीं था जिस तरह एलिजाबेथन एज में था और बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स पैदा हुए। वो कहते हैं कि प्री मैच्योर सा पीरियड था, उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा अच्छी पोइट्री भी नहीं चल रही थी। रोमांटिक पोइट्री के बारे में वो कहते हैं कि कोई इतनी थॉट प्रोवोकिंग पोइट्री भी नहीं रही। तो वो कहते हैं कि शुरू हुआ था, एक उम्मीद मिली थी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी के हवाले से कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के ज़रिए से इंटेलेक्चुअल वर्क्स जो है वो पैदा हो रहे थे, लेकिन फिर इस रेवोल्यूशन ने भी पॉलिटिकल टर्न इख्तियार कर लिया तो उसमें वो उम्मीद भी दम तोड़ गई। तो वो कहते हैं इस लिहाज से जो एक एटमॉस्फेयर था, इन्वायरमेंट था, जो माहौल था, जो आइडियाज़ थे क्रिएटिव राइटिंग के लिए, वो मुनासिब नहीं थे, वो अच्छे नहीं थे कि क्रिएटिव आर्ट बनाया जा सके। उसने कहा अब ज़रूरत है हमें क्रिटिकल वर्क की, प्रेजेंट टाइम में क्रिटिसिज्म की हमें ज़रूरत है। और अब क्रिटिसिज्म कैसा होना चाहिए, क्रिटिक को कैसा होना चाहिए, किस तरह के आइडियाज़ उसको देने चाहिए, उस हवाले से भी वो कहता है कि जो क्रिटिक मौजूद हैं, जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो भी एक बाइस्ड सा है। जो टाइम्स अखबार था, बाकी जो न्यूज़पेपर थे, जो जर्नलिस्ट थे, वो बाइस्ड व्यूज़ पेश कर रहे थे। कहते हैं कि एक अच्छी यूनिवर्सल हैप्पीनेस की पिक्चर चलाई हुई थी, इंग्लैंड सारी दुनिया को ऑक्यूपाई करता चला जा रहा था और बताता जी सब बच्चा है, सब बच्चा है। न्यूज़ में हालांकि कहते हैं ऐसा नहीं था, खुद इंग्लैंड के अंदर बच्चे मर रहे थे भूख से, फाका कशी से, और जो बाकी माएँ हैं वो अपने बच्चों को ऐसे मरता हुआ देख के खुद को फांसियाँ दे रही थी। तो इस तरह की सिचुएशन थी। रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन क्रिटिक्स ने बयान नहीं की, इसलिए उसको ये ज़रूरत पेश आई कि बताइए क्रिटिसिज्म कैसा होना चाहिए। वो कहते हैं ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इम्पर्सनल होना चाहिए, अपने पॉलिटिकल या किसी भी इशू पे व्यूज़ को बयान नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि एक हमें रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ सोसाइटी फ्राहम करनी चाहिए। कुछ क्वालिटीज़ बयान करते हैं क्रिटिक की, जिसमें सबसे पहली क्वालिटी वो कहता है लर्न मैन होना चाहिए तमाम फील्ड्स के अंदर। जैसे बेकन की वो मिसाल देता है कि जैसे वो उसके पास तमाम फील्ड्स का नॉलेज है, वैरायटी ऑफ नॉलेज के बारे में, वैरायटी ऑफ फील्ड्स के बारे में वो बात करता है। तो इसीलिए इसको भी, एक क्रिटिक को भी सिर्फ एक सब्जेक्ट, सिर्फ एक जर्नल में महदूद नहीं होना चाहिए, तमाम नॉलेज उसको हासिल करना चाहिए। सेकेंडरी चीज़ वो कहता है डी अटैचमेंट, यानी कि उसके पर्सनल इश्यूज़, पर्सनल सारोज, पर्सनल हैप्पीनेस, पर्सनल सफरिंग्स उसके अंदर बयान नहीं की जानी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ वो जो बयान करता है क्वालिटी, पैशनेट होना चाहिए। नेक्स्ट में वो कहता है कि पैशनेट, सिंसियर अपने वर्क के साथ होगा तभी वो एक प्रैक्टिकल मैन बनते हुए एक अच्छा क्रिटिक भी बनेगा और अपने वर्क के ऊपर एक अनबाइज्ड व्यू पेश करेगा। तो ये था द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म बाय मैथ्यू आर्नल्ड, यानी कि फंक्शन क्या
था क्रिटिसिज्म का प्रेजेंट टाइम यानी कि मैथ्यू आर्नल्ड के टाइम पे क्रिटिसिज्म क्यों ज़रूरी था और उसके क्रिटिसिज्म के बारे में क्या व्यूज़ थे, वर्ड्सवर्थ से वो कैसे डिफरेंट थे और एक क्रिटिक को कैसा होना चाहिए ये भी बयान किया। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी क्योंकि काफ़ी डिटेल में मैंने इसको बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।